नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल टीचिंग मंत्रा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आशा करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो चलिए आइए सब लोग हमारे चैनल से जुड़ जाइए और जिन भाई बहनों ने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब लोग सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि हमारा नोटिफिकेशन आप तक जो है सबसे पहले पहुंच सके और जो है आपसे हमारी कोई वीडियो मिस ना हो सके। क्योंकि जो है मैं जो 50% हमारी जो टीम है हम लोग जो है आपके लिए 50 वर्षों की एक महत्वपूर्ण श्रृंखला को लेकर के आते हैं जो कि परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। क्योंकि सभी परीक्षाओं में पूछे जाने वाले प्रश्न होते हैं जो हर बार आते हैं, तो उन्हीं प्रश्नों को हम जो है इसमें रखते हैं। तो चलिए इस समय को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नंबर 1 की उच्चता लेकिन जाने से पहले जिन भाई बहनों ने जो है सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर ले और एक लाइक और एक शेयर जरूर कर देंगे, क्योंकि जो हमारे परिवार की संख्या थोड़ा सा बढ़ जाए ताकि जो मैं अपना ऑफलाइन बैच है उसको बंद करूंगा, फिर उसके बाद जो मैं यूट्यूब पे ही जो है अपने सारे कोर्स जो है सब यूट्यूब पे ही लेकर के आऊँगा और कोई भी पेड कोर्स हमारा नहीं चलेगा। तो चलिए आइए चलते हैं प्रश्न नंबर 1 की ओर। कमेंट बॉक्स में सब लोग इसका आंसर दीजिएगा। तो प्रश्न नंबर 1 है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद अपनी पसंद के व्यक्ति से विवाह करने का, ठीक है, अपने पसंद के व्यक्ति से विवाह करने के किसी व्यक्ति के अधिकार का संरक्षण देता, बताइए। अनुच्छेद 19 देता है या अनुच्छेद 21 देता है या अनुच्छेद 25 देता है या अनुच्छेद 29 देता है। तो बताइए राइट आंसर क्या है। तो आपका अनुच्छेद 21 के तहत जो है ना आपके जो है आप लोग किसी भी अपने पसंदीदा व्यक्ति से विवाह जो करते हैं तो उसका अधिकार कौन संरक्षण आपको प्रदान करता है, तो अनुच्छेद 21 के तहत। इसी के अंतर्गत जो है अनुच्छेद 21(1) के अनुसार जो आपको 6 से 14 वर्ष के बच्चों को जो निःशुल्क शिक्षा का जो प्रावधान है इसे भी किया गया है। अनुच्छेद 21 के तहत ही जो है आपको मनोदैहिक जो स्वतंत्रता दी गई है, मतलब प्राण की अपने, तो अनुच्छेद 21 के तहत है। और अनुच्छेद 19 के तहत क्या है, तो आपके अनुच्छेद 19 के तहत जो है कि स्वतंत्रता का अधिकार है, अभिव्यक्ति स्वतंत्रता का अधिकार है, ठीक है, अपनी बातों को कह सकते हैं इन सब का। और अनुच्छेद 25 के अनुसार क्या है बताइए। अनुच्छेद 25 के अनुसार है जो धर्म से जुड़े सभी जो अधिकार हैं सब इसके अंतर्गत शामिल है। जैसे आप चाहे किसी भी देवी देवता का आप उपासना कर सकते हैं, उनकी मूर्ति पूजा कर सकते हैं, आप मतलब कुछ भी कर सकते हैं, परंतु इसके तहत आप एक कार्य नहीं कर सकते हैं, किसी का धर्मांतरण, मतलब किसी को धर्म मतलब बहला फुसला कर उसका धर्म परिवर्तन नहीं करा सकते, ये आपका अपराध होगा। इसका जो संरक्षण ये नहीं करता है। और अनुच्छेद 29 के तहत जो है अल्पसंख्यक लोग जो हैं, मतलब कि जो अपने अनुसार जो कोई संस्था, शिक्षण संस्था को जो स्थापना करनी रहती है उसका अधिकार जो है अनुच्छेद 29 देता है, ठीक है। और इसी के तहत ही जो है जो नागरिक है अपने अल्पसंख्यक जो नागरिक अपने लिपि, जो संस्कृति है, उनकी जो धरोहर है उसको बचाने का अधिकार जो है, उसको संरक्षित रखने का भी अधिकार कौन देता है, तो आपका अनुच्छेद 29 देता है। तो आपका जो इसमें पूछा था, तो पसंदीदा व्यक्ति से विवाह करने का जो व्यक्ति को अधिकार संरक्षण कौन देता है, तो आपका अनुच्छेद 21 देता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 20 है राइट आंसर। सभी लोग समझ गए होंगे। चलते नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 2। निम्नलिखित मूल अधिकारों के किस संवर्ग में अस्पृश्यता के रूप में किए गए विभेदन के विरुद्ध संरक्षण समाविष्ट, बताइए। शोषण के विरुद्ध अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, या संवैधानिक उपचार का अधिकार, या समता का अधिकार। तो बताइए राइट आंसर क्या है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी इज ए राइट ऑप्शन, ठीक है। ये जो आता है संवर्ग मूल अधिकार जो है इसके अंतर्गत समता अस्पृश्यता से जो मौलिक अधिकार के अंतर्गत आते हैं, तो ये समता के अधिकार के अंतर्गत शामिल होता है। इसके अंतर्गत जो आपके 5 जो अनुच्छेद आते हैं, कहाँ से, 14 से लेकर के 18 तक, ठीक है, ये जो है आप इसके अंतर्गत आते हैं। और शोषण के विरुद्ध जो अधिकार आपका किस संविधान के अंतर्गत आता है, तो आपका 23 से कितना, 23 से 24, ठीक है, 23 से 24। और स्वतंत्रता का अधिकार जो है आपका 19 से 22 है। और संवैधानिक उपचार का अधिकार जो है आपका अनुच्छेद 32, कितना, अनुच्छेद 32, ठीक है, और भाग 3 में, ठीक है, अनुच्छेद 32 भाग 3 में, ठीक है, इसका प्रावधान किया गया है। किसका, शोषण के अगर विरुद्ध अधिकार अगर आपसे पूछे तो अनुच्छेद 23-24, और स्वतंत्रता का अधिकार पूछे तो अनुच्छेद 19-22, और संवैधानिक उपचार का अधिकार पूछे तो अनुच्छेद 32 के भाग 3, और समता का अधिकार जो है 14 से 18। क्योंकि कई बार प्रश्न में आपसे पूछा जाता है कि अनुच्छेद जो है 19 इन जो है चारों पांचों आपका देता है 14 से 18, इनसे किस प्रकार भिन्न है, तो क्योंकि इसमें जो है स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित प्रावधान किए गए हैं, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 3। मूल अधिकारों के अतिरिक्त भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा से भाग मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा 1948, मतलब यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट 1948 के सिद्धांतों एवं प्रावधानों को प्रतिबिंबित करता है, बताइए। उद्देशिका, राज्य के नीति निश्चित तत्व, मूल कर्तव्य, नीचे दिए गए कूटों का प्रयोग कीजिए, बताइए। केवल 1 2, केवल 2, केवल 1 3, और केवल जो है 1 2 3 सभी। तो क्या, तो राइट आंसर आपका जो है तीनों, ठीक है, तीनों जो है इसका क्या करते हैं, तो यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट
जो है 1948 का प्रावधानों का प्रतिबिंबित करते हैं। आपका मूल कर्तव्य किस देश से लिया गया है? तो जो मूल कर्तव्य है आपका यूएसएसआर, लिख देता हूँ यूएसएसआर, मतलब संयुक्त राज्य जो है आपका रूस के द्वारा जो दिया गया है। ठीक है, और जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है आपका कहाँ से, किस देश से लिया गया है? तो आयरलैंड से, ये आपका आयरलैंड से। और उद्देशिका जो है कहाँ से ली गई है? तो उद्देशिका का जो है भाषा, मतलब इनको 2 देशों से जो अपनी प्रस्तावना को शामिल किया गया है। ठीक है, इसमें जो शब्द हैं, जैसे इसकी जो भाषा है, मतलब शब्द जो है, भाषा जो है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है, किसका? उद्देशिका का। और जो विचार है, विचार जो आपका अमेरिका के संविधान से लिया गया है। ठीक है, तो आप सभी लोग समझ गए होंगे। तो चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 4, भारत में संपत्ति के अधिकार की क्या स्थिति बताइए? यह विधिक अधिकार है जो केवल नागरिकों को प्राप्त है, और बी कहता है यह विधिक अधिकार है जो किसी भी व्यक्ति को प्राप्त है, और सी कहता है यह मूल अधिकार है जो केवल नागरिकों को प्राप्त है, और ऑप्शन डी कहता है आपका यह ना तो मूल अधिकार है ना ही विधिक अधिकार। तो क्या राइट आंसर है संपत्ति के अधिकार के संबंध में? तो यह एक विधिक अधिकार है जो किसी भी क्या व्यक्ति को प्राप्त होता है। ठीक है, तो ऑप्शन बी इज ए राइट ऑप्शन। मैं आपको संपत्ति के अधिकार के बारे में बताता हूं। संपत्ति का अधिकार जो है आपके किस अनुच्छेद में है? तो आपका अनुच्छेद जो है 300 ए में दिया गया है। ठीक है, कितना? 300 ए में जो है दिया गया है। इसके तहत ये अनुच्छेद क्या कहता है? ये कहता है कि ये जो है एक कैसा अधिकार है? तो संवैधानिक अधिकार है, ना कि मौलिक अधिकार है। पहले ये जो था तो आपके अनुच्छेद 31 में था। किसमें? आपके अनुच्छेद 31 के अंतर्गत जो है शामिल था। ठीक है, अनुच्छेद 31 के अंतर्गत इसको शामिल किया गया था। इसको क्या मौलिक अधिकार बताया गया था, परंतु बाद में इसमें संशोधन करके, ठीक है, तो इसको संशोधन करके क्या अनुच्छेद 300 ए में इसको शामिल किया गया, और इसको बताया गया कि एक क्या है, ये एक संवैधानिक अधिकार है। क्योंकि संविधान के अनुच्छेद 31 के खंड 1 को जो अनुच्छेद 300 ए में क्या स्थानांतरित कर दिया गया था। ठीक है, तो इसका जो संशोधन, किस संशोधन के द्वारा? तो आपका जो 44वां संविधान संशोधन था, 44वां संविधान संशोधन कब हुआ था? तो 44वां संविधान संशोधन आपका 1978 में। ठीक है, 1978 के द्वारा जो है इसको संशोधन करके जो आपके मौलिक अधिकार से हटा करके उसकी श्रेणी से इसको एक संवैधानिक अधिकार बना दिया गया था। ठीक है, क्या? संवैधानिक अधिकार। तो आप सभी लोग समझ गए होंगे। चलते नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 5, भारत रत्न और पद्म पुरस्कारों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत रत्न और पद्म पुरस्कार भारत के संविधान के अनुच्छेद 18 ए के अंतर्गत उपाधियां हैं। और दूसरा कहता है वर्ष 1954 में प्रारंभ किए गए पद्म पुरस्कारों को केवल एक बार निलंबित किया गया था। और तीसरा कहता है किसी वर्ष विशेष में भारत रत्न पुरस्कारों की अधिकतम संख्या 5 तक सीमित है। बताइए इसमें से पूछा कौन सही नहीं है? 1, 2, और ऑप्शन बी कहता है 2, 3, और सी कहता है 1, 3, और ऑप्शन डी कहता है 1, 2, तीनों, मतलब सभी। तो क्या? तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट ऑप्शन, जो कि भारत रत्न पद्म पुरस्कार जो है आपके, ये भारत के संविधान के अनुच्छेद 18 ए के अंतर्गत उपाधियां नहीं, इनको शामिल नहीं किया गया क्योंकि उपाधियों के अंतर्गत नहीं आते हैं। ठीक है, और दूसरा वर्ष 1954 में प्रारंभ किए गए पद्म पुरस्कारों में केवल एक बार नहीं, इसको 2 बार, क्या 2 बार निलंबित किया गया था। कब? पहला एक 1977 में, पहला सन 1977 में। ठीक है, कितना? 1977 में। ठीक है, और दूसरा आपका 1992 में। ठीक है, 1992 में। ठीक है, मैं लिख देता हूं 1992 में। ठीक है, 2 बार इसको जो है निलंबित किया गया था। और किसी भी वर्ष विशेष में भारत रत्न पुरस्कारों की अधिकतम संख्या कितनी? 5 तक नहीं सीमित है। एक वर्ष में जो है इसको 3 बार ही, कितनी बार? तो 3 बार। ठीक है, तो आप सभी नोट कीजिए, इसलिए जो आपके तीनों गलत हैं। तो राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। सभी लोग समझ गए। चलते नेक्स्ट प्रश्न नंबर 6वां, कानून को लागू करने के मामले में कोई विधान जो किसी कार्यपालक अथवा प्रशासनिक पदाधिकारी को अनिर्देशित एवं अनियंत्रित विवेकाधिकार देता है, भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किसका उल्लंघन करता है? बताइए। अनुच्छेद 14 का करता है, अनुच्छेद 18 करता है, अनुच्छेद 32 का करता है, या अनुच्छेद 44 का करता है? बताइए किसका करता है? तो आपके अनुच्छेद 14 का करता है। ठीक है, क्योंकि अनुच्छेद 14 के अंदर क्या आता है? आपका जो समानता का अधिकार आता है। क्या आता है? समानता, मतलब सभी लोग जो हैं संविधान के, मतलब संवैधानिक, मतलब कानून की नज़र में सभी लोग क्या हैं? एक समान हैं। ठीक है, तो आप सभी लोग समझ गए इसका राइट आंसर क्या है? तो ये है। ठीक है, और इसके बाद क्या? अनुच्छेद 44वां, ये 44वां क्या कहता है? तो अनुच्छेद 44वां में क्या है? तो इसमें जो आपका समान नागरिक संहिता है, मतलब यूसीसी के बारे में प्रावधान किया गया है। किसमें? अनुच्छेद 44 में। यह अनुच्छेद जो है संविधान के भाग 4, कितना? भाग 4 में जो है जो राज्य के जो नीति निर्देशक जो सिद्धांत से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो इसके अंतर्गत इसको शामिल किया गया है। ठीक है, जो पूरे भारत के जो नागरिक हैं उन सभी के पे जो है ये लागू होता है। और आपका जो अनुच्छेद 32 है,
जो संवैधानिक विचार का जो अधिकार भी पिछले प्रश्न में मैं बताया था। पर देखिए प्रश्न नंबर यहाँ पे दिया गया है, प्रश्न नंबर आपका ये दिया है, ये रुकिए दिखाते हैं आपका जो इसके अंतर्गत जो दिया गया है ये 32, ये जो आपको मैं बताया था कि ये जो आपका 32 के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो ये क्या है, संवैधानिक उपचार का अधिकार, ठीक है। तो यही आपका है, तो ठीक है, तो आप सभी लोग समझ गए होंगे। तो 32 के अंदर क्या है, संवैधानिक अधिकार है। और अनुच्छेद 28 क्या कहता है, तो अनुच्छेद 28 के अंतर्गत जो है धार्मिक शिक्षा, क्या है, धार्मिक शिक्षा या धार्मिक पूजा में भाग लेने की आज़ादी से जुड़े जो अधिकार है उसकी रक्षा कौन करता है, तो आपका अनुच्छेद 28 करता है। और इसका आंसर पूछा था उल्लंघन के लिए, तो आपका ऑप्शन ए राइट था, ठीक है। अनुच्छेद 14, तो ये क्या है, ये समानता का अधिकार इसके अंतर्गत आता है, ठीक है। तो सभी लोग समझ गए होंगे। चलते नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 7वां, निम्नलिखित में से किसी व्यक्ति ने मूल अधिकारों को हमारे लोगों के लिए एक प्रतिज्ञा तथा सभ्य विश्व जो है के साथ किया गया समझौता कहा है। बताइए किसने, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ये कहा है, या भीमराव अम्बेडकर ने कहा है, या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने, या डॉक्टर एस राधाकृष्णन ने। किसने कहा है, तो डॉक्टर एस राधाकृष्णन महोदय ने इसको कहा है, ठीक है, कि मूल अधिकारों को हमारे लोगों के लिए एक प्रतिज्ञा तथा सभ्य विश्व के साथ किया गया क्या है, समझौता है, ठीक है। किसने कहा है, डॉक्टर एस राधाकृष्णन ने कहा है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 8वां, निम्नलिखित दो कथन है जिसमें कथन ए और दूसरा कथन आर मतलब कारण है। तो पहला कहता है, कथन ए कहता है अस्पृश्यता संरचनात्मक हिंसा का सबसे खराब स्वरूप है, ठीक है। और कारण कहता है अस्पृश्यता के चलन का आधार धार्मिक स्वीकृतियां हैं, ठीक है। तो बताइए इसमें क्या ए आर दोनों सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। और आपका जो है एक बी कहता है ए आर दोनों सत्य है परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। और सी कहता है ए सत्य है परंतु आर गलत है। और डी कहता है आपका ए गलत है आर सत्य है। तो राइट आंसर क्या है, तो आपका जो है कि ए आर जो है दोनों बिल्कुल सही हैं, ठीक है। और जो क्या है आर जो है ए की सही व्याख्या भी करता है। तो इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए इज ए राइट ऑप्शन। चलते हैं फिर प्रश्न नंबर 9वां, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प को चुनिए। कथन पहला, 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया। क्या अभी पिछले प्रश्न में बताया था, क्या ये सही है, सब लोग बताइए। और कथन उसका है दूसरा कहता है संपत्ति के अधिकार को संविधान के भाग कितना है बताइए, तो भाग आपका जो है ये 12 है, ठीक है। भाग 12 में अनुच्छेद 301 के तहत विधिक अधिकार बना दिया गया है। तो बताइए क्या कथन 1 सही है लेकिन कथन 2 गलत है, कथन 1 गलत है लेकिन कथन 2 सही है, कथन 1 एवं कथन 2 दोनों सही है, ना तो 1 ना तो 2। बताइए क्या राइट आंसर। तो आपके जो है अभी पिछले बार बताया था तो इसके जो दोनों कथन सही है, क्योंकि 44वें संविधान संशोधन के द्वारा जो है इसको अनुच्छेद कितना, अनुच्छेद 31 के खंड 1 के से इसको हटा करके किसमें आपके 300A में जो है इसको शामिल कर दिया गया। किस संविधान संशोधन के द्वारा, तो अनुच्छेद 44वें के द्वारा, ठीक है। कब, 1978 के द्वारा। इसको जो मौलिक अधिकार था इसमें इसके अंतर्गत जब आता था तो मौलिक अधिकार की श्रेणी में था, परंतु जब इसको इसके अंतर्गत लाया गया तो ये क्या हुआ, एक ये संवैधानिक अधिकार के रूप में हो गया, ठीक है। तो क्योंकि अब ये मौलिक अधिकार नहीं है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या है, तो ऑप्शन सी से राइट आंसर, क्योंकि दोनों तर्क जो है आपके बिल्कुल सही है। चलते नेक्स्ट प्रश्न नंबर 10वां, निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं पूछा है, ठीक है। आपका पूछा कौन सुमेलित नहीं है, ठीक है। अनुच्छेद जो है 22(1 क्या कहता है, स्वयं की पसंद के अधिवक्ता द्वारा प्रतिरक्षा का अधिकार कहता है। और अनुच्छेद 22(4 कहता है निवारक निरोध का उपबंध करने वाली कोई विधि 3 माह से अधिक निरुद्ध किया जाना प्राधिकृत नहीं करेगी। और अनुच्छेद 22(2 कहता है संसद विधि द्वारा उन परिस्थितियों का निर्धारण कर सकेगी जिसके अंतर्गत 3 माह से अधिक निरुद्ध किया जा सके। और अनुच्छेद जो है 22(1 जो है गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को गिरफ्तारी के कारण जो है यथासंभव शीघ्र जो है मतलब शीघ्रता जो बताए बिना अभिरक्षा में नहीं रखा जा सकता, ठीक है। उसको ये अधिकार है कि उसको बताना पड़ेगा आपको किस लिए जो है गिरफ्तार किया गया है, क्यों आपको जो है यहाँ पे रखा गया। बताइए इसमें गलत पूछा था तो क्या, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी इज ए राइट ऑप्शन, ठीक है। ये जो है गलत है। इसके अंदर क्या है, अनुच्छेद 22(2 के अंतर्गत जो है आपका किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने के बाद उसे क्या करते हैं, तो 24 घंटे के अंदर जो है जो आपके नज़दीकी जो मजिस्ट्रेट हैं उनके सामने उसको पेश करना है, ठीक है। तो ये जो कहा है ये गलत है। अनुच्छेद 22(2 के अनुसार क्या कहा गया है, मतलब अब कोई भी जो पुलिस स्टेशन पे जो है अधिकारियों के द्वारा किसी व्यक्ति को जब गिरफ्तार किया जाता है तो उसको 24 घंटे के अंतर्गत जो है उसको किसी मजिस्ट्रेट के जो नज़दीकी मजिस्ट्रेट है उसके पास उसको जो है पेश करना
जरूरी है। किस अनुच्छेद के अंतर्गत? तो आपके 22(2) के अंतर्गत। अगर पेश नहीं करते हैं तो उस व्यक्ति के किसका अधिकार का हनन होगा? तो अनुच्छेद 22(2) के जो है अधिकारों का हनन होगा। इसमें आपका नहीं पूछा था तो ऑप्शन सी इज राइट ऑप्शन। ठीक है, बाकी सब जो है सही चलते हैं। प्रश्न नंबर 11, सर्वप्रथम यह किसने बताया कि पृथ्वी और अन्य ग्रह सूर्य के इर्द गिर्द घूमते? बताइए। गैलीलियो ने, कोपरनिकस ने, केपलर ने या न्यूटन ने? तो किसने बताया था? तो आपकी केपलर महोदय ने बताया था। क्या बताया था? कि पृथ्वी जो है और अन्य ग्रह सूर्य के जो है इर्द गिर्द घूमते हैं। तो ऑप्शन सी इज राइट ऑप्शन। प्रश्न नंबर 12, यदि कोई व्यक्ति पृथ्वी तल से पृथ्वी की त्रिज्या के बराबर पृथ्वी तल से नीचे चला जाए तो उसका भार पृथ्वी तल के भार की अपेक्षा कितना रह जाएगा? बताइए। 1/4 रह जाएगा, या शून्य रह जाएगा, या 1/3 रह जाएगा, या आधा रह जाएगा? तो क्या रह जाएगा? तो वो शून्य हो जाएगा। ठीक है, क्या? शून्य रह जाएगा। ऑप्शन बी इज राइट ऑप्शन। प्रश्न नंबर 13, निम्नलिखित में से किसने ग्रह कक्षा नियमों की खोज की थी? बताइए, किसने खोज की थी? गैलीलियो गैली ने, या निकोलस कोपरनिकस ने, या जोहान्स केपलर ने, या आइजक न्यूटन ने? तो किसने किया था? तो जोहान्स केपलर ने। ठीक है, ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन। किसकी? ग्रह कक्षा के नियमों की खोज किससे किया था? तो जोहान्स केपलर ने किया था। प्रश्न नंबर 14, मतलब 14, पृथ्वी एक चपटी गोलाभ है और पूर्ण गोलक नहीं है, यह किस कारण से है? बताइए। पृथ्वी की घूर्णन गति और जैसे जैसे ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर जाए घूर्णी चाल बढ़ती जाती है। और दूसरा कहता है भूमध्य रेखा सूर्य से अपेक्षाकृत अधिक गुरुत्वीय कर्षण का अनुभव करती है। और तीसरा कहता है भूमध्य रेखा पर प्राप्त होने वाले सूर्य प्रकाश की तीव्रता ध्रुवों पर प्राप्त होने वाले सूर्य प्रकाश की तीव्रता की अपेक्षा अधिक होती है। तो बताइए, केवल 1, 2, केवल 3, 1, 2, 3? तो क्या? तो केवल आपका जो तीसरा है बिल्कुल सही है। ठीक है, और बाकी दो आपके जो गलत है। तीसरा क्या? भूमध्य रेखा पर प्राप्त होने वाले जो सूर्य के प्रकाश की तीव्रता है ध्रुवों पर प्राप्त होने वाले सूर्य के प्रकाश की तीव्रता से क्या अपेक्षाकृत क्या होती है? अधिक होती है। तो इसलिए ऑप्शन सी इज राइट ऑप्शन। प्रश्न नंबर 15, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पृथ्वी अपनी कक्षा पर एक समान दर से गति नहीं करती है। क्या? गति नहीं करती है। दूसरा कहता है पृथ्वी की गति रवि नीच पर तीव्रतम और रवि उच्च पर न्यूनतम होती है। उपरोक्त कथन में से कौन सा जो कथन सत्य है? ठीक है, केपलर का द्वितीय नियम है, और न्यूटन का गति का द्वितीय नियम है, ओम का नियम है, और डी कहता है न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम। बताइए किसका नियम है? तो ये केपलर का द्वितीय नियम है। ठीक है, ये दोनों जो तर्क दिए गए हैं ये किसके नियम के अंतर्गत शामिल है? तो केपलर का द्वितीय नियम है। ठीक है, तो ऑप्शन ए इज राइट ऑप्शन। प्रश्न नंबर 16, पृथ्वी की परिक्रमण धुरी मतलब ध्रुवीय दूरी सदा झुकी होती कितने? बताइए। दीर्घवृत्तीय धुरी से 23 डिग्री सेल्सियस पर, और दीर्घवृत्तीय धुरी से 23.1 डिग्री पर, और दीर्घवृत्तीय धुरी से 24.5 डिग्री पर, और डी कहता है दीर्घवृत्तीय धुरी से 23.5 डिग्री पर। तो कितने? तो आपका 23 डिग्री 5 डिग्री पर क्या होता है? ये होता है। ठीक है, क्या? इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, 23.5 डिग्री इसको आप बोल सकते हैं। ठीक है, चतुर्थ की ओर। प्रश्न नंबर 17, एक वस्तु का पृथ्वी पर द्रव्यमान 100 किलोग्राम है, गुरुत्व जनित त्वरण g बराबर 10m। ठीक है, अगर चंद्रमा पर गुरुत्व जनित त्वरण है तो चंद्रमा में वस्तु का द्रव्यमान होगा कितना होगा? एक मतलब 100 से 6 केजी, 60 केजी, 100 केजी तक, या 600 केजी तक? कितना होगा? तो आपका 100 केजी तक। ठीक है, तो ऑप्शन सी इज राइट ऑप्शन। चतुर्थ की ओर। प्रश्न नंबर 18, युति व्युति मतलब सिजगी पद संदर्भित होता है जब पृथ्वी उपसौर पर तथा चंद्रमा उपभू पर होता है, या बी कहता है पृथ्वी अवसौर पर तथा चंद्रमा उपभू पर होता है, और आपका सी कहता है चंद्रमा तथा सूर्य पृथ्वी के साथ समकोण पर होते हैं, और आपका डी कहता है चंद्रमा सूर्य तथा पृथ्वी एक सीधी रेखा में होते हैं। तो क्या है? तो राइट ऑप्शन नंबर डी इज राइट ऑप्शन। युति कब होता है, कब संदर्भित होता है? जब चंद्रमा सूर्य तथा पृथ्वी एक सीधी रेखा पर होते हैं। ठीक है, चतुर्थ प्रश्न नंबर 19, जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य एक सीधी रेखा में होते हैं तो क्या होता है? बताइए। लघु ज्वार आता है, बृहद ज्वार आता है, समुद्र का जल गर्म होता है, या निम्न में कोई नहीं होता? क्या होता है? तो आपका उस समय क्या होता है? बृहद ज्वार आता है। ठीक है, ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। प्रश्न नंबर 20, चंद्रमा पृथ्वी तथा सूर्य के समकोण स्थिति में होने पर क्या होता है? समुद्र जल ऊपर उठता है, दीर्घ ज्वार आता है, लघु ज्वार आता है, या निम्न से कोई नहीं? तो क्या आता है आपका? तो लघु ज्वार आता है। ठीक है, क्या आता है? तो लघु ज्वार आता है। ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन। प्रश्न नंबर 21, घटपर्णी के निम्नलिखित भागों में से कौन सा एक घट के रूपांतरित
होता है? बताइए, स्तंभ होता है, पत्ता होता है, या अनुपर्ण होता है, या पर्णवृंत होता है? तो क्या आता होगा? तो पत्ता होता है। ठीक है, ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। चलते नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 22, नीचे दो वाक्यांश दिए गए हैं। कथन ए कहता है प्राकृतिक वनस्पति जलवायु का सही सूचकांक है, और उसका कारण कहता है जल प्रिय पौधे आर्द्र जलवायु में पाए जाते हैं। उपयुक्त के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही? बताइए। ए आर दोनों सही है, आर ए की सही स्पष्टीकरण है, और ए आर दोनों सही है परंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। ए सही किंतु आर गलत है, और ए गलत है किंतु आर सही है। तो क्या? तो राइट आंसर आपका ए आर जो है दोनों सही है। प्राकृतिक वनस्पति जलवायु का सही सूचकांक है, और जल प्रिय पौधे जो होते हैं आर्द्र जलवायु में पाए जाते हैं, इसलिए ए आर दोनों सही है और उसकी सही स्पष्टीकरण भी करता है, इसलिए ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन। चलते हैं प्रश्न नंबर 23, एक मनुष्य के जीवन को पूर्ण रूप से धारणीय करने के लिए आवश्यक न्यूनतम भूमि को क्या कहते हैं? बताइए। जीव जात कहते हैं, पारिस्थितिकी पदछाप कहते हैं, जीवोम कहते हैं, निकेत कहते हैं। उसे क्या कहा जाता है? तो पारिस्थितिकी पदछाप कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। चलते हैं प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 24, पारिस्थितिकी तंत्र के जैविक घटकों में कौन उत्पादक घटक होता है? बताइए। गाय, मोर, बाघ, या हरे पौधे? काफी आसान प्रश्न होगा सभी लोग के लिए, तो चलिए इसका आंसर बताते हैं। तो हरे पौधे। ठीक है, ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन। चलते हैं प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 25वां, एक तालाब परितंत्र में, ठीक है, एक तालाब परितंत्र में बड़ी मछलियां, कछुए और मेढक, ये किसके अंतर्गत कौन से होते हैं? तो ये द्वितीयक श्रेणी उपभोक्ता के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, अगर आपसे कभी पूछे कि बड़ी मछलियां एक तालाब के अंतर्गत और कछुए, मेढक, ये किस उपभोक्ता के श्रेणी के अंतर्गत आएंगे? तो आपके द्वितीयक। ठीक है, किस है? द्वितीयक। ठीक है, पर्यावरण में अवांछनीय परिवर्तन करने से क्या होगा? तो पारिस्थितिकी जो है संकट उत्पन्न होने लगेगा। ठीक है, और भारत में पारिस्थितिकी असंतुलन एक प्रमुख कारण क्या है उसका? तो वनोन्मूलन है। ठीक है, वनों की कटाई करना। ठीक है, ये क्या है? पारिस्थितिकी असंतुलन का सबसे प्रमुख कारण होता है। मृदा में उपस्थित जल की कुल मात्रा को क्या कहते हैं? तो होलार्ड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो होलार्ड कहा जाता है। और पारिस्थितिकी तंत्र में एक टिकाऊ जैव समूह क्या कहलाता है? बताइए। पारिस्थितिकी तंत्र में एक जैव टिकाऊ जैव समूह क्या कहलाता है? तो इकोटोन कहा जाता है। क्या कहा जाता है उसको? तो इकोटोन कहा जाता है। अंतर्राष्ट्रीय अम्ल वर्षा सूचना केंद्र जो है कहाँ पे स्थापित है? बताइए। अंतर्राष्ट्रीय अम्ल वर्षा सूचना केंद्र जो है कहाँ पे स्थापित किया गया है? तो नॉर्वे के ओस्लो में। कहाँ पे? नॉर्वे के ओस्लो में। ठीक है, और हारलान बैरोज ने भूगोल को मानव पारिस्थितिकी के रूप में क्या परिभाषित किया था? किसने किया था? तो हारलान बैरोज ने जो है भूगोल के मानव परिस्थिति को उसमें क्या किया था? उसको परिभाषित किया था। ठीक है, तो चलते हैं प्रश्न नंबर 26, कई प्रतिरोपित पौधे इसलिए नहीं बढ़ते हैं क्योंकि नई मिट्टी में ईस्ट खनिज पदार्थ नहीं रहते हैं। ऑप्शन बी कहता है अधिकांश मूल रोम नई मिट्टी को अधिक सख्ती से जकड़ लेते हैं, और सी कहता है प्रतिरोपण के दौरान अधिकांश मूल रोम नष्ट हो जाते हैं, और डी कहता है प्रतिरोपण के दौरान पत्तियां क्षतिग्रस्त हो जाती है। तो क्या राइट आंसर है? तो जो कई प्रतिरोधी पौधे इसलिए नहीं बढ़ते हैं क्योंकि प्रतिरोपण के दौरान जो है अधिकांश मूल रोम क्या होते हैं? नष्ट हो जाते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी इज द राइट ऑप्शन। चलते हैं प्रश्न नंबर 27, किसी निश्चित क्षेत्र में प्राणियों की संख्या की सीमा जिसे पर्यावरण समर्थन कर सकता है कहलाती क्या कहलाती है? बताइए। ऑप्शन ए है आपका जनसंख्या, ऑप्शन बी वहन क्षमता, और ऑप्शन सी संख्या या जैव द्रव्यमान का पिरामिड, और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बताइए राइट आंसर क्या है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, उसे वहन क्षमता कहा जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। प्रश्न नंबर 28, पारिस्थितिकी स्थायी मितव्ययिता है यह किस आंदोलन का नारा है? बताइए। एपीको आंदोलन, नर्मदा बचाओ आंदोलन, चिपको आंदोलन, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो क्या राइट आंसर? तो आपका चिपको आंदोलन। ठीक है, तो चिपको आंदोलन कहाँ पे हुआ था? तो चिपको आंदोलन जो है आपका उत्तराखंड के रैनी गांव में हुआ था। ठीक है, और किसके द्वारा? तो सुंदरलाल बहुगुणा। ठीक है, तो आप सभी नोट कर चुकेंगे। और नर्मदा बचाओ किसके द्वारा? तो मेधा पाटेकर के द्वारा। ठीक है, तो चलते हैं प्रश्न नंबर 29, मिलेनियम इकोसिस्टम एसेसमेंट जो है पारिस्थितिकी तंत्र की सेवाओं के निम्नलिखित प्रमुख वर्गों का वर्णन करता है? व्यवस्था, समर्थन, नियंत्रण, संरक्षण और सांस्कृतिक। निम्नलिखित में से कौन सी एक समर्थन सेवा है? बताइए। खाद्यान्न और जल का उत्पादन, जलवायु और रोग का नियंत्रण, और सी कहता है पोषक चक्रण और फसल परागण, या और डी कहता है विविधता अनुरक्षण। तो क्या राइट आंसर है? तो आपका पोषक चक्रण और फसल परागण कहलाता है। ठीक है, ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन। प्रश्न नंबर 30, निम्नलिखित में से कौन सा एक कृत्रिम पारितंत्र है? बताइए। तालाब, खेत, वन, तो कोई नहीं। तो आपका जो कृत्रिम पूछ रहा है तो कृत्रिम में क्या आएगा? तो आपका खेत जो है कृत्रिम के अंतर्गत शामिल होगा। ठीक, ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। प्रश्न नंबर 31, सूची एक जो है प्राचीन स्थल दिया है। ठीक है,
प्राचीन स्थल दिया है और दूसरा है पुरातत्विक खोज दिया है। इसको आपको सुमिलित करना है। प्राचीन स्थल है और पुरातत्विक खोज बताइए। लोथल जो है क्या होगा इसका राइट आंसर? तो लोथल जो है खोज कब, तो इसका राइट आंसर है गोदीबाड़ा। ठीक है, लोथल का आपका गोदीबाड़ा ये ए हो गया, पुरातत्विक खोज है। ठीक है, और कालीबंगा जो है, कालीबंगा का आपका जो है जुता हुआ खेत। ठीक है, जुता हुआ खेत। और धौलावीरा जो है आपका हड़प्पन लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख है। ठीक है, ये आपका सी हो गया। और बनावली जो है पक्की मिट्टी की बनी हुई हल की जो है प्रतिकीर्ति, आपका डी हो गया। तो मतलब BADC। ठीक है, तो आप सभी लोग इसी साथ ले चुके हैं। चलते नेक्स्ट पेज की ओर। प्रश्न नंबर 32, हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था बताइए? लाल, नीला, हरा, पांडु या नीला? तो किसका? तो लाल रंग का प्रयोग हुआ था। ठीक है, ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन। चलते नेक्स्ट पेज। प्रश्न नंबर 33, सैंधव सभ्यता में चावल और युगल समाधि कहाँ से प्राप्त हुई बताइए? मोहनजोदड़ो से, हड़प्पा से, लोथल से, कालीबंगा से? तो कहाँ से? तो आपके लोथल से। चलते नेक्स्ट पे। प्रश्न नंबर 34, निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा संस्कृति में पाई गई मुहरों और टेराकोटा कलाकृतियों के निरूपण नहीं हुआ था बताइए? गाय का, हाथी का, गैंडा का, बाघ का? तो किसका नहीं हुआ था? तो आपकी गाय का नहीं हुआ था। ठीक है, इसका रिप्रेजेंटेशन नहीं हो पाया था। ठीक है, ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन। चलते हैं प्रश्न नंबर 35, मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है बताइए? पूर्व आर्य, मौर्य काल से, उत्तर वैदिक काल से या कुषाण काल से? तो कब माना जाता है? तो पूर्व आर्य काल से। ठीक है, ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन। चलते हैं प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 36, सिंधु घाटी के लोग पूजा करते थे बताइए? किसकी? पशुपति की, इंद्र और वरुण की, ब्रह्मा की या विष्णु की? तो किसकी करते थे? तो आपके पशुपति की करते थे। सभी लोग को पता होगा, ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन। चलते हैं प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 37, सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे बताइए? आत्मा और ब्रह्मा में, कर्मकांड में, यज्ञ प्रणाली में या मात्र शक्ति में? तो बताइए क्या राइट आंसर है? तो राइट आंसर है मात्र शक्ति में क्या करते थे लोग? विश्वास करते थे। कौन? सिंधु घाटी सभ्यता के लोग। चलते नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 38, निम्नलिखित में से कौन सा या से लक्षण सिंधु सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करता या करते हैं बताइए? उनके विशाल महल और मंदिर होते थे, वे देवियों और देवताओं दोनों की पूजा करते थे, वे युद्ध में घोड़ा द्वारा खींचे गए रथों का प्रयोग करते थे। नीचे दिया गया कूट कौन सा सही? केवल 1 2, केवल 2 1 2 3, प्रतियों से कोई नहीं। तो क्या राइट आंसर है? तो केवल जो आपका 2 सही है। ठीक है, क्योंकि वो जो है वे देवी और देवताओं की जो है पूजा करते थे, उनके पास विशाल महल और मंदिर नहीं थे। बिल्कुल गलत है। और ये युद्ध में जो है घोड़ा के जो रथ का प्रयोग, ये भी गलत है। ठीक है, तो ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। चलते हैं प्रश्न नंबर 39, सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए? यह प्रमुखतः लौकिक सभ्यता थी तथा उसमें धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थित था, वर्चस्वशाली नहीं था। उस काल में भारत में कपास से वस्त्र बनाए जाते थे। बताइए कौन सा कथन इसमें से सही है? केवल 1, केवल 2, 1 2 दोनों, ना तो 1 ना तो 2। तो क्या ये जो है आपके दोनों तर्क बिल्कुल सही है। ठीक है, दोनों कथन जो सही है। उस काल में भारत में जो है कपास के वस्त्र बनाए जाते थे, ये बिल्कुल सही है। और उसमें लौकिक सभ्यता थी तथा उसमें धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थित था लेकिन वर्चस्वशाली नहीं था। ठीक है, इसलिए दोनों राइट है। तो ऑप्शन सी इज राइट ऑप्शन। प्रश्न नंबर 40, कथन ए कहता है मोहनजोदड़ो तथा हड़प्पा नगर अब विलुप्त हो गए हैं, और आर कहता कारण कहता हुआ खुदाई के दौरान प्रकट हुए थे। तो बताइए कौन सा कथन सही है? ए आर दोनों सही है, परंतु जो है आर ए का सही स्पष्टीकरण है। और ऑप्शन बी कहता है ए आर दोनों सही हैं परंतु उसका सही स्पष्टीकरण नहीं है। और सी कहता है ए सही परंतु आर गलत है। और डी कहता है ए गलत है, आर सही। तो राइट आंसर क्या है? तो ए आर जो दोनों सही हैं परंतु इसका स्पष्टीकरण जो है बिल्कुल वो नहीं सही कर रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। चलते प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 41, ये आपके 10 प्रश्न जो है करंट से संबंधित प्रश्न मिलेंगे। किस देश के यान निकेल लॉफ्टी-इर्टन ने 33 गेंदों में जो है T20 में सबसे तेज शतक का विश्व रिकॉर्ड बनाया? ऑस्ट्रेलिया, नामीबिया, केन्या या दक्षिण अफ्रीका? तो नामीबिया। ठीक है, ऑप्शन बी इज राइट ऑप्शन। प्रश्न नंबर 42, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2025 में लॉन्च होने वाले गगनयान मिशन में शामिल एस्ट्रोनॉट के नाम का ऐलान किया है? दिए गए विकल्पों में से कौन शामिल नहीं है? ठीक है, आपका नहीं पूछा है। ठीक, ग्रुप कमांडर प्रशांत बालकृष्ण नायर, अंगद प्रताप, और सी कहता है विंग कमांडर शुभांशु शुक्ला, और डी कहता है विंग कमांडर जयंत राठौर। तो क्या? तो आपका विंग कमांडर जयंत राठौर जो है ये शामिल नहीं है। ठीक है, तो आपसे नहीं पूछा था, बाकी तीनों जो हैं शामिल हैं। ठीक है, तो ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन। प्रश्न नंबर 43, रिलायंस फाउंडेशन ने देश और विदेश में जानवरों का पुनर्वास के लिए किस नाम से एक कार्यक्रम शुरू किया बताइए?
जगन-तारा, सितारे, वन-तारा या जंगला? तो किस नाम से? तो वन-तारा, ठीक है। ऑप्शन सी इज अ राइट ऑप्शन। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। प्रश्न नंबर 44, अदानी ग्रुप ने यूपी के किस शहर में दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा गोला बारूद और मिसाइल निर्माण सुविधाएं शुरू की? बताइए। वाराणसी, कानपुर, लखनऊ, नोएडा? तो कहाँ पे? आपके कानपुर में की है, ठीक है, अडानी ग्रुप में, ठीक। ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न नंबर 45, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य के रंगप्पो में राज्य के पहले रेलवे स्टेशन की आधारशिला रखी है? बताइए। सिक्किम, नागालैंड, लेह, त्रिपुरा? तो क्या है? तो राइट आंसर तो आपके सिक्किम, ठीक। ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न नंबर 46, मरियम नवाज पाकिस्तान के किस प्रांत की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी है? बताइए। सिंध, पंजाब, बलूचिस्तान या पख्तूनख्वा? तो कहाँ की? तो पंजाब की, ठीक है। ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 47, हाल ही में किस राज्य में दुनिया का सबसे बड़ा महिला उत्सव अडंगुक्कल जो है पोंगल मनाया गया? बताइए। तमिलनाडु, केरल, तेलंगाना या नागालैंड? तो कहाँ? तो आपका केरल का, ठीक है। ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। प्रश्न नंबर 48, विश्व बैंक के स्वतंत्र मूल्यांकन कार्यालय का नेतृत्व करने वाली भारत की पहली महिला कौन? बताइए। गीता बत्रा बनी है, गीतिका मुंडे बनी है, नवनीत कौर बनी या निबी छिब्बर बनी है? तो कौन बनी आपकी? तो गीता बत्रा बनी है, ठीक है। ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन। चलते हैं प्रश्न नंबर 49, चौथे खेलो इंडिया शीतकालीन गेम 2024 सर्वाधिक पदक किसने जीता? बताइए। महाराष्ट्र ने, सेना ने, केरल ने या रेलवे ने? तो किसने जीता? तो आपकी सेना ने जीता है, ठीक है। ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। चलते हैं प्रश्न नंबर 50वां मतलब 50, हमारे वीडियो का आखिरी प्रश्न। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के ओखा और बेट द्वारका द्वीप को जोड़ने वाले किस नाम से देश का सबसे लंबा केबल आधारित पुल का उद्घाटन किया? बताइए। कृष्णा सेतु, द्वारका सेतु, ओखा सेतु या सुदर्शन सेतु? तो क्या है? तो आपका सुदर्शन सेतु, ठीक। ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन। तो आज हमारे 50 प्रश्नों की श्रृंखला यहीं पे समाप्त होती है। आशा करता हूं आप सभी को हमारी वीडियो काफी पसंद आई होगी और हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और जिन भाई बहनों ने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सभी लोग सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर दे। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक और एक शेयर जरूर दे दें। तो आपसे जो है पुनः मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।